अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक ही उद्देश्य को लेकर, व्यक्ति या समूह भी हम बोल सकते हैं, समूह एक ही उद्देश्य के लिए कोई विशेष कार्य करें, अपने विचारों को प्रस्तुत करें या उनके बीच में कोई एक विचारों का समूह उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे। एज एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, सपोज दैट मिस्टर ए के पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में एक शॉप है। मिस्टर बी उस बिल्डिंग की बनी उस शॉप को किराए पर लेना चाहते हैं। मिस्टर बी ने ए से बातचीत किया, मिस्टर ए मिस्टर बी से बिल्डिंग लेना चाहते हैं। उन्होंने मिस्टर ए मिस्टर बी से बातचीत किया कि आप अपनी बिल्डिंग हमें किराए पर दे दीजिए। तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है, हम किराए पर इसे ले लेंगे। मिस्टर ए उसे देने के लिए तैयार हो गए और मिस्टर बी उसे लेने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों के बीच में उसका प्रतिफल भी तय हो गया, कंसिडरेशन जिसे बोलते हैं। ये भी तय हो गया कि आप इसका कितना पैसा देंगे, कितने टाइमिंग में क्या काम करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, कोई अवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई। ये हमारी बात है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 सब सेक्शन ई कहता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि कोई भी प्रॉमिस या प्रस्ताव का समूह फॉर्मेट्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। ये हमारे सेक्शन 2E में लिखा हुआ है। मैंने पहले ही समझाया, विचार या विचारों का समूह जो कंसिडरेशन के बदले, मैंने इसीलिए शॉप का एग्जांपल भी आपको दिया कि वहाँ किराया भी मिलेगा, ऑनर को, किराएदार को किराया पे करना पड़ेगा उस जगह का यूज़ करने के लिए, और उसमें वैध कार्य करने के लिए या ऐसा कार्य करेगा जो अवैधानिक नहीं होगा और चेंज बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा परिवर्तनीय भी होगा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 2 और मोर देन पर्सन पार्टीज, इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या कोई एक समूह होना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पूरा नहीं होता है, मिनिमम 2 पर्सन तो होना जरूरी है। और एक जैसे एक कंपनी हो गया, कंपनी का एग्रीमेंट किसी 1 पर्सन से हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। फर्म हो गया, फर्म से भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन से भी हो सकता है। इस तरीके से 2 एंड मोर देन पर्सन। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल एसेंट की। दोनों में आपसी समझौता होना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने पहले ही बताया था, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विचार आपस में मिलते हो, वहाँ एग्रीमेंट होगा। तो म्यूचुअल कॉन्सेंट ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप हो। फिर इसके बाद में कह रहा है म्यूचुअल कम्युनिकेशन। मैंने कहा ए ने बी से बात किया, ए ने बी ने ए से बात किया कि आप अपनी किराए पर दुकान देना चाहते हैं, तो ए ने कहा यस। फिर उनमें आपस में बात हुई, दिस इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, विदाउट कम्युनिकेशन कोई एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है और कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है। अब बात करेंगे लीगल रजिस्ट्रेशन। मैंने पहले ही बताया था विटनेस की भी ज़रूरत होती है। लीगल रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो इसमें विटनेस भी लगेंगे। तो लीगल रजिस्ट्रेशन ये किसी भी संस्था रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस से कराया जाता है। अब हम बात करेंगे, ये क्षेत्रीय होता है। जैसे कानपुर में तहसील बना हुआ है, तो कानपुर का तहसील कानपुर पे हो गया। लखनऊ का है, लखनऊ का हो गया। उन्नाव का हो गया, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज तहसीलें होती हैं, वहाँ उनके रजिस्ट्रार होते हैं और उन रजिस्ट्रारों में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसका चार्ज भी जमा करना पड़ता है, शुल्क भी बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कराते हैं। ये लीगल रजिस्ट्रेशन कई टाइप के होते हैं, ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग इनमें फ़ीस पड़ती है। और आउट एंड रिजल्ट्स या आउटकम्स या रिजल्ट, यानी कि ये सारा कुछ करने के बाद उसका रिजल्ट्स क्या आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिजल्ट्स की जानकारी। अब हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट को अगर हम देखें तो इसको हम कितनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट बोलें अगर, तो वैध के आधार पर जब हम एग्रीमेंट्स को डिफाइन करेंगे तो ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप का मतलब हो गया वैध अनुबंध, वैलिड एंड इनवैलिड। वैलिड एंड इनवैलिड,
दो तरीके से इसको वैधता के आधार पर हम इसको दो तरीके से बांट देंगे। फिर सेकंड नंबर आता है चेंजेबल यानी परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता के आधार पर इसे हम दो तरीके से इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, अनुबंध के रूप में और व्यर्थ ठहराव के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इसकी अगला प्रोसेस हो सकता है निर्माण विधि यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या निर्माण विधि कह सकते हैं। तो निर्माण विधि के आधार पर भी इसे हम दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं यानी स्पष्ट और अस्पष्ट। इसी तरीके से होता है पूर्णता के आधार पर। पूर्णता के आधार पर भी इसे हम दो तरीके से बांट सकते हैं। इसमें माना जाएगा प्रवर्तन के योग्य और अप्रवर्तन के योग्य, यानी इस तरीके से हम कौन से एग्रीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं।